स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। आज हम नाउन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल पढ़ा था और आर्टिकल में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स को ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल्स के रूल्स हैं वो सिर्फ आर्टिकल में काम आएंगे, वो हमें थ्रू आउट द ग्रामर यूज़ हेल्प करेंगे और हमें उन रूल्स को यूज़ करना आना चाहिए अगर वो रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे टॉपिक में पूछे गए हों। तो आर्टिकल्स के रूल्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से नाउन से लिंक्ड होते हैं। वो रिलेशन मैंने आपको आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया था और वो रिलेशन हम आज भी कंटिन्यू करेंगे नाउन में। तो मैंने आपको बताया था नाउन जो होता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट होता है और मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। हमने इंग्लिश में जो बिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। उन कैटेगरीज के अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो वो कॉमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड शेयर करते हैं उनको एक कैटेगरी बना दिया, कोई डिफरेंट शो करेंगे उनको डिफरेंट कैटेगरी बना देंगे, राइट। तो पहली कैटेगरी उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। अब हमने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन होता क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज। ठीक है, तो नाउन्स जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड किसके होते हैं? पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल, आइडियाज, फीलिंग्स। और इसको मैं अगर आपको एक और हिंट देता हूं तो जो भी आप महसूस और देख पाते हो अपने सराउंडिंग्स में वो नाउन होते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज हम लोगों को देखते हैं, ठीक है, हम पर्सन को देखते हैं, हम पीपल को देखते हैं, तो वो भी नाउन है। अब उनको अगर हम एज अ ग्रुप में देख रहे हैं या अगर उनको उनको एज अ पर्टिकुलर देख रहे हैं तो हर एक का नाम है, तो हर एक नाउन हो गया। प्लेसेस हैं, हमने अपनी थ्रू आउट द लाइफ में बहुत सारी प्लेसेस विजिट करी हैं। जोग्राफिकल एरियाज जो होते हैं उनके एक नाम होते हैं, उन वो हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। थिंग्स, हम अपनी पूरी हमारी जो पूरी लाइफ है वो किसी न किसी टाइप की चीज़ों से घिरी हुई रहती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस, सो वो सारी चीज़ें नाउन होती हैं। बोतल हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, राइट, पेन, पेंसिल, ये सब नाउन है। एनिमल, ये सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। आइडियाज, जो भी आप आइडिया सोचते हो, जो भी थॉट आपके अंदर आता है, क्रिएटिव थॉट होते हैं। ठीक है, किसी साइंटिफिक आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, आपके ऊपर कोई फिलोसॉफिकल थॉट होता है, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। और फीलिंग्स जो होती हैं वो भी नाउन होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं जो आप देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, वो नाउन होता है। अब नाउन को जो है हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाउन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। नाउन हमारा सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एन एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। देखिए, सेंटेंस जो होता है हमारा वो दो चीजों से बना हुआ होता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस किसी ना किसी विषय के ऊपर बात कर रहा होता है। जिस भी विषय के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसके ऊपर सेंटेंस के अंदर जो बात बताई जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, राइट। व्हाट वी टॉक अबाउट, जिस बारे में हम बात करें वो हमारा सब्जेक्ट होगा और हम क्या बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होगा, राइट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के ही पार्ट के अंदर एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हमने पता चला हमें नाउन को हमने दो टाइप से यूज करा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट, कुछ वर्ब्स होती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और एक होते हैं प्रीपोजिशन, और कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। हमें ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब और प्रीपोजिशन के मिलेंगे, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर? जिसके बारे में बात की जाती हो, और क्या बात करी जा रही है वो प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट के अंदर हमें वर्ब भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, और बाकी जो चीजें मिलेंगी उसको हम आगे चल के आने वाली स्लाइड्स में डिस्क्राइब करेंगे। अब नाउन को जो है हमारे 5 काइंड होते हैं। हम नाउन को 5 काइंडों में डिवाइड करके रखा हुआ है और वो पांचों क्या हैं हमें इसी सीक्वेंस में आगे पढ़ने हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हमारे ये पांचों काइंड है नाउन के, और हर एक काइंड का एक अपना एक रूल होता है, अपना एक सेटअप होता है कि वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है। उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने जो नाउन के जो वर्ड्स हैं उनको इन पांचों कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है हमारा स्पेसिफिक नेम। अगर हमने किसी को स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, राइट, किसी को पर्टिकुलर पीपल या पर्टिकुलर पर्सन की बात करी जा रही है, पर्टिकुलर प्लेस की बात करी जा रही है, थिंग की बात करी जा रही है, वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे राम किसी का नाम है, रहीम किसी का नाम है, जॉन किसी का नाम है, राइट। तो ये सारे नाम हैं किसी के, और ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। अगर हम बॉय बोल देते हैं, गर्ल बोल देते हैं कि हमें अब हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, राइट, सो ये हमारे प्रॉपर नाउन की कंडीशन में नहीं आएगा। तो प्रॉपर नाउन होने के लिए पहला वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में वो जानकारी स्पेसिफिक हो। जैसे अगर हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं और उस सिटी का हमने नाम दे दिया दिल्ली, प्रॉपर नाउन हो गया। कोलकाता प्रॉपर नाउन हो गया। चेन्नई प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई प्रॉपर नाउन हो गया। अब लंदन प्रॉपर नाउन हो गया। एग्जाम्पल दिया, जॉन किसी पर्सन का नाम है, वो जॉन उसी का नाम है, तो इसलिए हमने उसको स्पेसिफिक नेम दे दिया प्रॉपर नाउन। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, प्रॉपर नाउन है, तो इसके लिए माउंट एवरेस्ट लिख दिया। माइक्रोसॉफ्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो इसीलिए इसका नाम भी हमने प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक नेम या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का हो, किसी पर्टिकुलर पीपल का हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो, थिंग का हो, वो हमारे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। और प्रॉपर नाउन में कहीं भी अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है तो वो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो ये चीजें आपको प्रॉपर नाउन में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन हम किसको रेफर करते हैं? हम कॉमन नाउन रेफर करते हैं जनरल पीपल, प्लेस और थिंग। ये स्पेसिफिक नहीं है, इनको हम जनरलाइज यूज कर रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं सिटी की, सिटी कॉमन नाउन है। ये किसी भी अगर हम किसी भी शहर की बात करें या किसी भी जगह की बात करें जिसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, उसको हम सिटी बोल सकते हैं, तो वो उसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे। लेकिन अगर उस सिटी का हमने नाम दे दिया, उस सिटी को हमने उसके नाम से बुलाया, तो वहां पर स्पेसिफिक हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक है और ये बुक की कैटेगरी में आएगी। अब बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन में आप देखिए कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन एक बहुत बड़ा ये सर्कल है, इसके अंदर प्रॉपर नाउन है, और इन सबको उठा के हमने एक क्या बोल दिया, कॉमन नाउन। अब पीपल हो गया, पर्सन हो गया, ये कॉमन नाउन है, राइट। बॉय गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन अगर किसी बॉय का नाम मैं राहुल रख दूं तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हमने उस पर्सन को नाम दिया, राइट। अब ऐसी सिटी को मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम रख दिया दिल्ली, ये हमने सिटी के अंदर से लिया और दिल्ली रख दिया, तो ये हम स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन वैसे सिटी हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो ये जर्नल थिंग्स को रेफर करती है। टीचर, ये हमारा जर्नल थिंग को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद और भी एग्जांपल ले लीजिए, डॉक्टर हो गया, राइट, साइंटिस्ट हो गया, तो ये हमारे कॉमन नाउन हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये और यूज होता है कि अब जो हमारा बेसिकली प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये हमें रेफर करता है ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स को। तो हमने ग्रुप को नाम दे दिया, ठीक है। हमने कुछ कंडीशन देखा और हमने कुछ ग्रुप्स में देखा और उस ग्रुप को हमने एक जर्नल नाम दे दिया, राइट। तो वो जो ग्रुप को हमने नाम दे दिया है उसको हम कलेक्शन बोलते हैं और उसको हम एज अ सिंगल यूनिट मानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं जूरी, जूरी जूरी क्या है? जजेस के एक ग्रुप को हम जूरी बोल देते हैं। सपोज अगर मान लीजिए 5 जज है, 5 जजेस हैं, उनकी एक बेंच है और उस बेंच ने एक ऑर्डर पास करा, तो हम ये बोल सकते हैं जूरी ने एक ऑर्डर पास करा, राइट। ऐसे ही हमने ग्रुप को नाम दे दिया जूरी, जो एज अ सिंगल यूनिट और सिंगल एंटिटी काम कर रहा है। ऐसे ही हर्ड हो गया, हमारे जो लेवली स्टॉक्स होते हैं उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं। टीम,
प्लेयर्स होते हैं, राइट। इंडियन टीम हो गया, क्रिकेट टीम में हमारे 11 प्लेयर्स हो गए, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स हो गए। इस तरीके से जो प्लेयर्स हैं उनके कलेक्शन को हमने क्या बोल दिया, टीम बोल दिया, राइट। फ्लॉक फ्लॉक जो होता है, हमारे जो बर्ड्स होती हैं जो आसमान में उड़ती हैं, फ्लाइंग बर्ड्स के ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं। आर्मी बोलते हैं, ठीक है। पुलिस हो गया, फैमिली हो गए, हमारे क्लोज रिलेटिव्स, राइट, उनको हम फैमिली बोलते हैं। सो उनके ग्रुप को हम फैमिली बोलते हैं, राइट। यू कैन नॉट ऐड ईच एंड एवरीवन इन द फैमिली, राइट। आपकी फैमिली में पर्टिकुलर मेंबर स्पेसिफिक है, तो उनके ग्रुप को आप फैमिली बोल रहे हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब ये खुद अपने नाम से ही अपने आप को शो कर रहा है कि मटेरियल, जो नाउन मटेरियल्स को रेफर करें या जो नाम मटेरियल्स को रेफर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को रेफर करे, मटेरियल को रेफर करे जिनसे वो बने हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन होता है, राइट। और हमारा वुड मटेरियल नाउन होता है। स्टील मटेरियल नाउन होता है, जैसे गोल्ड हो गया, वुड हो गया, स्टील हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन है, राइट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जो मटेरियल नाउन होते हैं वो यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं, राइट। आप मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते हो। आप आयरन को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, नहीं। अब होता क्या है, मटेरियल से जो हमारी यूनिट बना है, जो हमारा आर्टिकल बना है, राइट। कोई आर्टिकल किसी मटेरियल से बना है तो वो आर्टिकल्स के नंबर को काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक बोतल, वो बोतल प्लास्टिक से बनी है, तो यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा वो नंबर ऑफ बोतल्स का काउंट किया जाएगा, ना कि प्लास्टिक का। तो ये जरूर ध्यान देना है कि मटेरियल नाउन अपने आप में काउंटेबल नहीं होते हैं और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, राइट। इनके जो आर्टिकल्स हैं जिनसे ये बने हैं वो जरूर काउंटेबल हो सकते हैं, उनकी प्लूरल फॉर्म हो सकती है, बट इनकी खुद की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, काउंटेबल नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5th ऑफ इट्स काइंड जो नाउन की है वो है। ये रिप्रेजेंट करता है आपका फीलिंग्स को, कॉन्सेप्ट्स को, थॉट्स को, आइडियाज को, इमोशंस को, क्वालिटीज को, राइट। और मैं ये कहूं, ये जो हमारा नाउन है ये इंटेंजिबल नाउन है। टेंजिबल मीन्स जिसको आप छू सकते हो, समथिंग यू कैन टच। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बट इनको आप फील कर सकते हो, इनका एहसास हो सकता है आपको, राइट। आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो आप फील करते हो, तभी आप बयां कर पाते हो, राइट। आप उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप उन्हें फील कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, हैप्पीनेस, करेज, म्यूजिक, डांस। अब डांस ये कॉमन थोड़ा सा हो जाता है, लोगों को पता लगता है कि वो डांस देख सकते हैं, वो एक्चुअली डांस नहीं, वो हम देखते हैं एक्शन, वो हम क्या देखते हैं, एक्शन। और ये एक्शन हमारे पर्टिकुलरली किसी एक बीट पे परफॉर्म किए जा रहे हैं या फिर बीट्स पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। उन बीट्स पे जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो एक्शंस किए जा रहे हैं, उसके एक पूरे एसेंस को हमने क्या नाम रख दिया, डांस। सो डांस इज मोर अबाउट फीलिंग, आप उसको फील करते हो, इसीलिए उसको हम डांस को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउन के। हमने नाउन को दो और कैटेगरीज में बांटा हुआ है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। बाय देयर नेम आप समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है। सो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, और यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो भी रूल आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में पढ़ोगे उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, राइट। तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना है हमें। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अब काउंटेबल नाउन, नाउन के वो टाइप हैं जो काउंट किए जा सकते हैं और जो इंडिविजुअल यूनिट्स में या उनको डिस्क्रीट आइटम्स में रख सकते हैं हम लोग, यानी उनको हम डिवीजन में रख सकते हैं, उनको हम इंडिविजुअल यूनिट में कंसीडर कर सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि जैसे हम बोल देते हैं स्टार, मेनली क्वेश्चन क्या आता है कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार आपने देखा 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार,
आप भले ही वो आपको सब स्टार नहीं दिख रहे हैं, बट आप उनको इंडिविजुअली यूनिट में ले सकते हो और उनका प्लूरल फॉर्म कर सकते हो। तो स्टार्स को हमने क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन, राइट। अब ऐसे ही काउंटेबल नाउन्स होते हैं, बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। सिंगुलर मीन्स सिंगल एंटिटी और प्लूरल मीन्स मोर देन वन एंटिटी। और इनको हम नंबर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे? जैसे जितने नंबर्स ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। अगर हम 2 बोतल की बात करते हैं तो 2 बोटल्स, राइट। हम 3 यूनिट की बात करते हैं तो 3 पीस ऑफ चॉकलेट। हम चॉकलेट की 3 पीसों की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हम उस पर्टिकुलर यूनिट को काउंट कर सकते हैं, राइट। और जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो बेसिकली काउंटेबल होते हैं और इनको हम सेपरेट एंटिटीज में रख सकते हैं। ये जरूर आपको याद रखना है, राइट। इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है, ये जरूर है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ किसको हम काउंटेबल कह रहे हैं, किसको अनकाउंटेबल कह रहे हैं। अगर उसकी प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है तो इट मीन्स वो काउंटेबल नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। बुक, बुक्स हो, कैट, कैट्स, चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सारे के सारे जो हमारे नाउन्स हैं ये कॉमन नाउन है, राइट। बुक हमारा कॉमन नाउन है, कैट कॉमन नाउन है, चेयर कॉमन नाउन है, पेन कॉमन नाउन है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है। अब मैं ये कहूँ कॉमन नाउन हमारे काउंटेबल नाउन हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्लूरल बन सकता है। बुक का प्लूरल बन जाएगा, कैट का प्लूरल बन जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। अब रूल्स क्या होते हैं? रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट और रूल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रामर को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, वो इनके कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को ही मोरॉन हम क्या बोल देते हैं? रूल्स। और ये रूल्स हमें अपने डे टू डे कन्वर्जेशन, राइट, हमें अपनी राइटिंग इनमें लिखना है, जिससे हमें ये याद रहे। अब जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए ये फायदेमंद होगा, उतना आप इसको याद रख पाएंगे एग्जाम तक। मोस्ट काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं वो अपने प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं? अगर हम किसी एक नाउन का दूसरे उसी नाउन को प्लूरल में करें तो हम एस यूज करते हैं, राइट। हम उसके आगे एस लगा देते हैं। सफिक्स, सफिक्स में सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के आगे आप कुछ ऐड कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं सफिक्स, और वर्ड से पहले आप ऐड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, राइट। तो आपने सफिक्स में वर्ड के आगे जाके आपने एस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स, राइट। तो इस तरीके के जो हमारे नाउन होते हैं इनको हम प्लूरल बना सकते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको हम ईएस लगा के भी प्लूरल बनाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जो ईएस लगा के आते हैं उनके लिए मैंने आपको लिए एक छोटी सी ट्रिक बना दी है। कैसे? जो वर्ड्स जिनके लास्ट में एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच आए, उनके आगे आप क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स लास्ट में एक्स है, बॉक्सेस। वॉच लास्ट में क्या है? सी एच, वॉचेस। तो इस तरीके से आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, ये आपको याद रखना। उसके बाद इर्रेगुलर प्लूरल्स होते हैं। हमारे इर्रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं? जो हमारे एस या ईएस के रूल को फॉलो ना करें। इस रूल को जो फॉलो नहीं करते हैं हमने उसको इरेगुलर प्लूरल्स कर दिया, क्योंकि इनके कुछ अपने सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिनके जो रिप्रेजेंट करते हैं इनकी प्लूरल फॉर्म को। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल। तो इस तरीके से आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं आपसे। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका प्लूरल क्या होगा, उसका होगा। जैसे फोकस को हम फोकाई पढ़ते हैं, रेडियस को हम रेडियाई पढ़ते हैं, राइट। इस तरीके के सिलेबस को हम सिलेबस करते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म हमेशा याद रखना है। मेमोरेंडम का प्लूरल फॉर्म मेमोरेंडा होता है, राइट। अब पढ़ते हैं सिंगुलर फॉर्म विद ए एंड एन। अब यहाँ पर अगर आपको आर्टिकल चैप्टर थोड़ा याद आ रहा हो तो ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। तो हमने पढ़ा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन यूज करते हैं।
वो रूल अब कुछ ऐसे आ गया है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ ए और एन यूज करेंगे, राइट। ये हमने पढ़ लिया है क्यों ए और एन हमारे वीकर फॉर्म होते हैं किसका, वन का। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद ए और एन बिफोर देम इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन दे टॉकिंग अबाउट वन आइटम। यानी ए और एन हमारे क्या हैं, वीकर फॉर्म है किसकी, वन की। अगर आप सिंगल एंटिटी की बात कर रहे हो तो आप वहां पर ए और एन भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक बुक की बात करूं तो अ बुक और एन एप्पल। आगे बढ़ते हैं। मैनी, मैनी जो होता है ये क्वांटिफायर होता है। क्वांटिफायर मीन्स जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, राइट, मैनी हो गया। अब मैनी हमारा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे नाउन, राइट, जो काउंटेबल नाउन्स है और उनको प्लूरल फॉर्म में रखा गया है और वो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हो तो उनके आगे हम मैनी लगा सकते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स अटेंड द सेमिनार। यहाँ पर हमें ना स्टूडेंट्स के नंबर को नहीं पता है, बट हमें पता है कि एक लार्ज गैदरिंग है, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने सेमिनार अटेंड किया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर मैनी यूज कर लेते हैं। अब मैनी जब भी यूज होगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल आएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज अमाउंट को, ठीक। अब फ्यू का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एग्जाम में मैंने खुद देखा है पीवाईक्यू के टाइम कि ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। दो कंडीशन होती हैं, एक बार आता है फ्यू और एक आता है अ फ्यू। फ्यू का मतलब होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नहीं, ऑलमोस्ट जीरो, या जो कंसिडर ना किया जाता हो, राइट, जिसे हम कंसिडर ना करें, जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में ना हो। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, जो कुछ अमाउंट में हो, यानी सम, किसी सर्टेन अमाउंट को बताता हो, राइट, जो सिग्निफिकेंट हो, राइट। तो ऐसे टाइप्स को हम जो है अ फ्यू लगा देते हैं। अगर ऐसा कुछ है हमारे पास कोई क्वांटिटी तो अ फ्यू लगा के उसको हम जस्टिफाई करते हैं सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देयर वर ओनली अ फ्यू चेयर्स अवेलेबल, तो वहां पर कुछ कुछ सम अमाउंट ऑफ चेयर अभी भी अवेलेबल है, तो इसलिए अ फ्यू। अगर मैं यहाँ पर लिख देता देयर ओनली फ्यू चेयर्स अवेलेबल, इसका मतलब है वहां ना के बराबर अवेलेबल है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर आपको पता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट या सर्टेन यूनिट का जिक्र हो रहा है, कुछ सम अमाउंट यूनिट का जिक्र हो रहा है, तो वहां पर हम अ फ्यू यूज करेंगे। इसको जरूर ध्यान रखना है कि फ्यू और अ फ्यू हम किस सेंस में यूज करेंगे। फ्यू मोस्टली जो होता है हमारा वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हो कि यहाँ पर नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं। सेवरल, सेवरल जो होता है, जैसे हम सेवरल रेफर करते हैं, देखो सेवरल हो गया, राइट, हमारा मैनी हो गया, आफ्यू हो गया। यहाँ पर किसी में भी क्वांटिटी का कोई जिक्र नहीं है, डेफिनेट अमाउंट कितना है किसी भी क्वांटिटी का। हम यहाँ पर इनडेफिनेट अमाउंट लेते हैं, इनडेफिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि वी डोंट नो द क्वांटिटी, हमें नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल अवेलेबल हैं। एक है, एक से तो ज्यादा ही होंगे, दो है, तीन है, चार है, पांच है, नहीं पता। तो जब ऐसी कंडीशन में हमें नहीं पता होता है लेकिन हमें अपने सेंटेंस में बताना होता है तो हम ये तीनों वर्ड यूज करते हैं, राइट। अब सेवरल, मैनी और अ फ्यू कब यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हमने बताया हुआ है। जो सेवरल जो होता है, अब देखिए मैनी मैंने आपको बताया लार्ज अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेवरल उससे थोड़ा कम अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्यू बिल्कुल थोड़े से अमाउंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। The word several is used before countable nouns to refer to an indefinite number greater than a few but not specified. हमारे लिए स्पेसिफाइड नहीं है, बट हमें पता है थोड़ी क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में, यानी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, उसके लिए हम several यूज करते हैं। लाइक she bought several books at the bookstore. अब स्पीकर को पता है, जिसने ये सेंटेंस हमें दिया है, कि उन्होंने कुछ बुक खरीदी है, बट उनको उनका नंबर नहीं पता है, 10 बुक हैं, 15 बुक हैं, 5 बुक हैं, बट कुछ बुक्स हैं। तो जब इंडेफिनिट कंडीशन होती है तो हम सेवरल का, मैनी और अ फ्यू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस रिक्वायरमेंट। हमेशा याद रखना वर्ड का अपना खुद का एग्जिस्टेंस जो होता है वो हमेशा, जैसे सेवरल हो गया, मैनी हो गया और अ फ्यू हो गया, ये हमेशा हमें बताएगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हमने अलग से सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमने अलग से एक चैप्टर बनाया है,
हम उसको डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस को समझना सबसे ज़रूरी है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम उसमें वर्ड्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ नंबर्स। अब देखिए, काउंटेबल नाउन्स को मैंने बताया था जिनको हम सिंगल एंटिटी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम सिंगल एंटिटी में डिवाइड कर सकते हैं और सिंगल एंटिटीज को हम कलेक्ट करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में बनना शुरू हो जाते हैं। दो एंटिटीज को हम साथ में रखेंगे तो 2, 3, 4। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। जब हमें स्पेसिफिक नंबर पता हो और एग्जैक्ट अमाउंट पता हो, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में पता हो कि कितनी क्वांटिटी के बारे में बात करी जा रही है, तो हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 3 डॉग्स, यानी मेरे को पता है मेरे पास 3 डॉग हैं। तो यहाँ पर स्पीकर को पता है क्वांटिटी, ही नोज द क्वांटिटी, उसे आइटम की क्वांटिटी पता है, स्पेसिफिक नंबर पता है, इसलिए हम यहाँ पर नंबर्स का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक जितना भी हमने काउंटेबल नाउन्स पढ़े हैं उनके रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ जो रूल्स हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, राइट। अब अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे जो नाउन्स होते हैं उनको हम मास नाउन्स बोलते हैं, राइट, जो हमारे सब्सटेंस, कॉन्सेप्ट, थिंग, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और जरूरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किसी इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करते। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट नहीं करता है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन्स के जब अगर हमारा इंडिविजुअल यूनिट नहीं होता है तो इनके प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनते हैं, ये भी याद रखना है कि इनके प्लूरल फॉर्म भी नहीं होते। और सबसे एक आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूं, हम जिनको मेजर कर पाए या मेजरिंग यूनिट जिनकी यूनिट है, जिनकी भी मेजरिंग यूनिट है, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सपोज हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हम टाइम को मेजर करेंगे, हम मास को मेजर करेंगे, हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे। इनकी अपनी यूनिट है किलोमीटर एंड इट्स अदर रिस्पेक्टिव यूनिट्स, टाइम की सेकंड, और इसकी जो अदर रिस्पेक्टिव यूनिट्स है, मास की किलोग्राम, ग्राम एंड अदर रिस्पेक्टिव यूनिट, वॉल्यूम की लीटर, किलोलीटर एंड अदर रिस्पेक्टिव यूनिट्स। तो इस टाइप के नाउन्स को जब भी हम यूज करते हैं तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, क्योंकि हमने इनको डिवाइड करा है मेजरिंग यूनिट्स में। हम कलेक्शन की बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हो गया, वाटर को आप सिंगली काउंट नहीं कर सकते हैं, आप वाटर को लीटर में काउंट करेंगे या किसी कंटेनर के अंदर का काउंट करेंगे। 2 वाटर बोटल्स, राइट, 2 लीटर वाटर, राइट। शुगर को आप बात करोगे 5 kg शुगर, राइट। वाटर को वाटर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बोटल्स लिख सकते हैं हम, 2 बोटल्स ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर, शुगर, नॉलेज, हैप्पीनेस, म्यूजिक, इन सबका प्लूरल नहीं बन सकता। अगर आप ऊपर से ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले 2 जो हैं ये हमारे मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नीचे के 3 हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो जब आप ये देखेंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे दोनों किसके अंदर आते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। तो पहला रूल, अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारे रूल याद करने जैसे हमने काउंटेबल नाउन्स के करे थे। तो पहला रूल जो होता है, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जरूर याद रखिएगा, कहीं भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे और उसके साथ उसकी प्लूरल फॉर्म में दिखे तो समझ जाना वो एरर है उस क्वेश्चन के अंदर। अनकाउंटेबल नाउन का पहचान कैसे करेंगे, 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, मटेरियल नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या उस नाउन की पर्टिकुलर कोई मेजरिंग यूनिट बनी हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ है द वाटर इज कोल्ड, ये ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता वाटर्स, तो ये गलत है, क्योंकि ये हमेशा ट्रीट किए जाएंगे एज अ सिंगुलर, राइट। तो वाटर्स नहीं होगा, राइट। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इनके आगे कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं आएंगे। देखो, ये हैं तो सिंगुलर बट ये अपनी सिंगल एंटिटीज में नहीं लिखे जाते, ये इंडिविजुअली यूनिट्स में नहीं काउंट किए जाते, दे कैन नॉट बी काउंटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स।
अगर ये इंडिविजुअल यूनिट्स काउंटेड नहीं होते हैं तो इनके साथ ए और एन यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा? अगेन ए और एन हमारी वीकर फॉर्म होती है वन की। अगर ये इंडिविजुअल यूनिट है ही नहीं तो हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। आई नीड अ वाटर, ये सबसे ज्यादा बोलने वाली गलत स्टेटमेंट है। आप आगे से क्या बोलेंगे? आई नीड वाटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। हम सम यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट क्वांटिटीज के साथ, राइट। अगर हमें क्वांटिटी नहीं पता है तो हम इंडेफिनिट क्वांटिटी है हमें नहीं पता है तो हम सम को यूज कर सकते हैं। जैसे व्हेन वी वांट टू रेफर एन इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल लाइन वी यूज सम इंस्टेड ऑफ एन आर्टिकल, राइट। तो फॉर एग्जांपल, कैन आई हैव सम मिल्क? हम क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इंडेफिनिट क्वांटिटी है, वी वांट सम मिल्क, राइट। डोंट नो हाउ मच मिल्क बट सम सिग्निफिकेंट मिल्क, राइट। अब वो कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। मच, राइट। जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मैनी। मैनी यूज नहीं करेंगे, हम मच यूज करेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ क्या होती है? नेगेटिव स्टेटमेंट या तो आपके डिनाय किया जा रहा हो या नॉट हो या डिनाय हो, या फिर एक और स्टेटमेंट है वो नेगेटिव नहीं है बट वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव, राइट। इंटेरोगेटिव मीन्स अपने नाम से ही इंटेरोगेशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे पूछताछ करी जा रही है। ऐसी स्टेटमेंट के साथ भी हम मच को यूज करेंगे, राइट। इन सब के साथ हम मच यूज करेंगे। एग्जाम्पल, हाउ मच कॉफी डू यू ड्रिंक इन अ डे? सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कितना कॉफी पीते हैं एक दिन में। तो अब यहाँ पर कॉफी हमारा मटेरियल नाउन है, अगर आप समझ पा रहे हो तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ मच यूज करा है क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया है, राइट। आई डोंट हैव मच टाइम, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर मच आएगा। अगर यहाँ किसी भी स्टेटमेंट में मच की जगह अगर मैन नहीं होता, अगर हम यहाँ पर मैनी यूज करते इंस्टेड ऑफ मच तो वो हमारा क्वेश्चन गलत होता। इंटेरोगेटिव और हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, राइट। एम्पल, ये जो हमारे डिस्क्राइब करते हैं, ये हमारे लार्ज क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। लार्ज यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। ह्यूज अमाउंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो जब भी अगर आपका ऐसा कुछ यूज आ रहा हो, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट को, लाइक जो अमाउंट हम कंसीडर कर सके, ऐसी अमाउंट्स के रिप्रेजेंट करने के लिए हम अ लॉट और प्लेंटी ऑफ किन के साथ यूज करेंगे? हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे। एग्जाम्पल, शी हैज अ लॉट ऑफ मनी, इट मीन्स शी हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट। वी हैव अ प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द पार्टी, हमारे पास इतना सारा है, बहुत सारा खाना है पार्टी करने के लिए। तो जब भी आपको लार्ज और सिग्निफिकेंट अमाउंट के बारे में बात करनी हो तो हम अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ यूज करेंगे और साथ ही में अनकाउंटेबल नाउन। बट याद रखिएगा उनको कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, ओके। देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे मिल्क और वाटर इन अ ग्लास, राइट। जब भी अनकाउंटेबल नाउन किसी भी कंटेनर के अंदर आते हैं तो वो काउंटेबल बनता है। नाउन नहीं, वो कंटेनर काउंटेबल बनता है जो उस अनकाउंटेबल नाउन को कैरी किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉफी को अगर हम कॉफी को कप में डाल देते हैं तो कप को काउंट कर सकते हैं, कॉफी को फिर भी काउंट नहीं कर सकते। हम उस अमाउंट ऑफ कॉफी की बात कर रहे हैं जो उस कप के अंदर है। अगर कप मान लीजिए छोटा है, सपोज इतना बड़ा कप है और ये इतना बड़ा कॉफी है, तो दोनों में जो अमाउंट है कॉफी की वो वेरी करेगी, इसमें अमाउंट ज्यादा होगी कॉफी की। बट अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इसकी भी काउंटिंग करेंगे एज अ यूनिट और इसकी भी काउंटिंग करेंगे, हम इसके अंदर की अमाउंट को काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ 2 small cups ऑफ कॉफी और 2 large cups ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर हम कप को काउंट करें ना कि कॉफी को।
तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम कंटेनर्स में यूज करते हैं, तो हम बाद में उन कंटेनर्स को काउंट करते हैं। जैसे 2 कप्स ऑफ कॉफी, तो यहाँ पर जो स्पीकर उसको चाहिए, उसको 2 कप चाहिए कॉफी के, तो यहाँ पर कॉफी जो कप में है वो काउंटेबल है, याद रखना। यहाँ कॉफी जो कप में है, राइट। टी जो ग्लास में है, मिल्क जो ग्लास में है, वाटर जो ग्लास में है, वो काउंटेबल है, राइट। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होता है, याद रखना है। अब नाउन को हमने 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया है, जेंडर और केस। जेंडर के अपने 4 कैटेगरीज होती हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। ऐसे ही केस है, केस को हम पहले जेंडर के बाद पढ़ेंगे। तो जेंडर को हमने 4 क्लासिफिकेशंस किए हुए हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? लैंग्वेज में ऐसे नाउन जेंडर जो किसी मेल बींग्स को रिप्रेजेंट करते हों, या फिर मेल ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते हों, या जिनको हम मैस्कुलिन या मेल कैरेक्टर्स जिनकी बात हम करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए यूज होते हैं, वो वर्ड्स हमारे मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स होते हैं। मेल ह्यूमंस, मेल एनिमल्स और ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैस्कुलिन हो। फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, किंग। अब आप देख सकते हैं बॉय हमेशा मेल के लिए यूज किया जाएगा, मैन मेल के यूज किया जाएगा, किंग मेल के लिए यूज किया जाएगा। अगर बॉय का मेरे को काउंटर पार्ट लिखना हो, गर्ल, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। मैन, वुमेन, किंग, क्वीन। तो ये नीचे दिए हुए काउंटर पार्ट्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? फीमेल के लिए। तो वो जो ये जो वर्ड्स होते हैं जो मेल्स के लिए यूज किए जाते हैं, इनको मैस्कुलिन बोला जाता है, और ऐसे वर्ड्स जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है उनको हम फेमिनिन वर्ड्स बोलते हैं। तो फेमिनिन जेंडर्स क्या होते हैं? वो नाउन जो फीमेल बीइंग्स को रिप्रेजेंट करते हो या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हो जो फेमिनिन में क्लासिफाइड किए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल फीमेल ह्यूमंस, फीमेल एनिमल्स, सम ऑब्जेक्ट्स जो हमारे फेमिनिन जेंडर के हों, गर्ल, वुमेन, क्वीन, राइट। तो इस टाइप के जो हमारे नाउन्स होते हैं वो फेमिनिन जेंडर के होते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया जाता है, इनएनिमेट टू ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और थिंग्स, इनके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली, जिनके अंदर कोई इनहेरिट जेंडर नहीं होता, दे डोंट हैव जेंडर। तो न्यूटर जो होता है हमारा जेंडर होता है, उनके जेंडर्स नहीं होते। जैसे एग्जांपल हो गया बुक, हाउस, ट्री। अब मैस्कुलिन बुक, फेमिनिन बुक नहीं होगी, हाउस मेल हाउस फीमेल हाउस नहीं होता है, ट्री नहीं होता है। और यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इन्फेंट, या फिर जिसे हम बोलते हैं बेबी। अब जिसे हम बोलते हैं बेबी, राइट। अब एक क्वेश्चन होता है जो मोस्टली पूछा जाना चाहिए और पूछते भी हैं स्टूडेंट कि बेबी का तो जेंडर होता है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट एज तक जब आप किसी बेबी को दूर से देखते हो, वो मेल हो या फीमेल हो, बॉय या गर्ल हो, उनका चेहरा ऑलमोस्ट सेम होता है, उनके ट्रेट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस सेम होता है। तो एक सर्टेन एज तक आपको पता ही नहीं चलता है बेबी कौन से जेंडर का है। तो उस इसीलिए इंग्लिश में इन्फेंट जो बेबीज होते हैं, जो छोटी एज तक, एक सिग्निफिकेंट एज तक जिस तक हम उस बेबी को नहीं पता कर पाते हैं, तो इसलिए हम उसको न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर करते हैं। अगला आता है कॉमन जेंडर। ऐसे जेंडर जो डिनोट करते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है। जो आपको जो भी एनिमल्स हो या फिर ऐसे कोई और ऐसा नाम हो जो मेल और फीमेल को डिनोट करने के लिए दिया जाए, किसी भी एक जेंडर को डिनोट कर सकते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर कर सकते हैं। जैसे पेरेंट, पेरेंट मदर, फादर, हम किसी एक के लिए भी पेरेंट यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए हम पेरेंट्स यूज करते हैं। पर्सन, मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, कोई भी हो सकता है। सर्वेंट, मेल, फीमेल, कोई भी हो सकता है। कजिन, ब्रदर हमारा मेल हो गया, सिस्टर हमारा फीमेल हो गया। स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, हम दोनों के लिए स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, राइट। जब हम क्लास की बात कर रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, अब उसमें बॉय भी होते हैं, गर्ल भी होती हैं, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं। टीचर्स, आप स्टाफ रूम में टीचर्स देखते होंगे तो वहां पर टीचर्स आपके मेल भी होंगे जिनको आप सर बोलते हैं, और फीमेल होंगे जिनको आप मैम या मैडम बोलते हैं। अब यहाँ पर एक नोट दिया है मैंने, आपको 2 नोट दिए। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं क्योंकि इनके कोई
जेंडर नहीं होते, इनकी कोई लाइफ नहीं होती है, ये क्वांटिटीज और ये जो थिंग्स होती हैं ये विदाउट लाइफ होती हैं। कलेक्टिव नाउन और न्यूटर कलेक्टिव नाउन्स को हम न्यूटर जेंडर में कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शंस को शो करते हैं, ये कलेक्शन का नाम होता है, ये ग्रुप का नाम होता है। और ऐसे ग्रुप्स के नाउन जो होते हैं, जो ग्रुप का जो नाउन होता है वो ग्रुप के नाउन में खुद में कोई लाइफ नहीं होती है, उसके मेंबर्स में है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस नाम के लिए हम उनको न्यूटर जेंडर में रखते हैं। अब यहां तक जेंडर हो गया हमारा। अब आता है केस। अब जो इंग्लिश में हम बात करते हैं तो ग्रामर में हमारे 3 केस यूज होते हैं। नॉमिनेटिव केस, मेनली ब्रॉडली हम नॉमिनेटिव केस जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, राइट, इसको हम सब्जेक्टिव, राइट, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, राइट। ऑब्जेक्टिव में अब ऑब्जेक्ट समथिंग ऑब्जेक्ट से रिलेट होगा। पॉसेसिव मीन्स हम इसको आगे पढ़ेंगे, पोजेशन, ओनरशिप, इसकी बात करेगा। तो जो नॉमिनेटिव केस होता है वो नाउन में जब हम नॉमिनेटिव केसेस यूज करते हैं तो वो हमारी सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर। वो नाउन जो एज अ सब्जेक्ट यूज करे जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर उनको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, राइट। और इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो हु और व्हाट का रिप्लाई है। अगर आप किसी सेंटेंस से हु अगर आपने कोई क्वेश्चन किया हु करके, या आपने व्हाट करके जो कोई क्वेश्चन किया, तो जो उसका रिप्लाई आएगा ना वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा, यानी वो सब्जेक्ट होगा। वो जो नाउन आपको रिप्लाई में मिलेंगे वो हमारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हम किस तरीके से पता लगाते हैं सेंटेंस के अंदर। अब दोबारा ये बहुत ब्रॉडली कैटेगरी है, इसको हमने बहुत डीप में जाके पढ़ा है, सब आगे पढ़ेंगे जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को चैप्टर को डील करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जॉन इज अ स्टूडेंट। अब जॉन की बात हो रही है, जॉन जो है हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। द विनर इज शी। यहां पर शी इज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव दैट रीनेम्स द सब्जेक्ट विनर। अब क्या हुआ, जो शी है वो हमारी प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है, यानी इसको हमने प्रेडिकेटिवली यूज करा है। कैसे? जो विनर है, हम बात कर रहे हैं विनर की, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो विनर है, लेकिन वो विनर वो शी है, तो यहां पर हम इसको प्रेडिकेटिवली यूज किया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेडिकेटिवली क्या होता है, ठीक है। वो हम उसको किस तरीके से, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, तो एडजेक्टिव के अंदर हम इसको एक पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? वो नाउन अब जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वो हमारे नाउन्स ऑब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि हम नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमने वर्ब के बनाए और हमारे प्रीपोजिशन के बनाए। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। अब इसमें से एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ये वर्ब के एक्शन को, जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है वो हमारा डायरेक्ट होता है, और उस पे जो एक्शन इनडायरेक्टली आता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो वर्ब हो गया हमारा, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया वर्ब और एक हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब के एक्शन को फील कर रहा है, इस वर्ब के एक्शन को कैरी कर रहा है, और सब्जेक्ट क्या है? जो इस एक्शन को कर रहा है, राइट। अब एग्जांपल, मैरी हिट द बॉल। अब मैरी ने बॉल को हिट किया। अब अगर आप इसमें हिट को देखेंगे तो हिट हमारा क्या है? हिट हमारा वर्ब है। हिट जो है एक्शन हुआ है, वो एक्शन किस पे हुआ है? वो एक्शन बॉल पे हुआ है, तो बॉल ने ये एक्शन को रिसीव किया है, इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव केस है हमारे नाउन का। और मैरी क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि मैरी ने डूअर है, मैरी इस एक्शन की डूअर है, मैरी ने ये काम किया है। शी गेव हिम अ गिफ्ट। मैं इसको यहां लिखता हूं सेंटेंस को दोबारा। शी गेव हिम अ गिफ्ट। देखो यहां पर ए यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है, जाहिर सी बात है ये हमारा नाउन होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये प्रोनाउन है बट ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है ये हमारी, और ये सब्जेक्ट है। आप अभी नाउन प्रोनाउन भूल जाइए, आप बस याद रखिए ऑब्जेक्ट है। अब गेव क्या है? हमारी वर्ब है, और गेव एक ऐसी वर्ब है जिसके 2 ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको बोलूं ऑब्जेक्ट 1 और इसको बोलता हूं ऑब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट ने काम किया है,
क्या उसने गिफ्ट दिया है। अब गिफ्ट दिया है, अब देखो मैंने पहले ही बोला गिफ्ट दिया है, तो यानी डायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट बना, जो डायरेक्ट एक्शन को रिसीव किया, वो किसने किया, गिफ्ट ने। और वो गिफ्ट किसको दिया, हिम, उसको दिया। तो ये इसने इनडायरेक्टली रिसीव किया है एक्शन को, और ये डायरेक्टली एक्शन हुआ है हमारे गिफ्ट पे। तो ऐसे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जो इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अगला थर्ड पॉइंट, शी वेंट टू द पार्क, सॉरी दे वेंट टू द पार्क। देखिए यहाँ पर दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब। अब यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल है, यानी किसी इसके साथ कोई ना कोई नाउन है, और नाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज होता है। टू जो होता है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम नाउन जो लिखेंगे, प्रीपोजिशन हमेशा अपने नाउन के साथ आएगा। अब देखिए दे वेंट टू द पार्क, अब दे यहाँ पर हमारा एज अ सब्जेक्ट काउंट किया है, राइट। अब दे हमारा यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काउंट हुआ है, तो अब जो दे है, दे वेंट टू द पार्क, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और पार्क ये भी हमारा नाउन है, अभी ये इसको नाउन रखेंगे, और ये हमारा वर्ब हो गया। अब देखिए जो टू है, टू, ऑफ, इन, ऑन, और भी बहुत सारे हैं। प्रीपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमने सेपरेटली डील किया है, राइट। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, और हर एक प्रीपोजिशन के बाद हमारा एक नाउन आता है, और ये जो नाउन है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये नाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर टू हमारा जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है, जो हमारा यहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ये इसके बाद हमने एक नाउन लिखा है द पार्क, तो यहाँ पर पार्क जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा उस टू प्रीपोजिशन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पॉसेसिव केस क्या होता है, जो नाउन पोजेशन को दिखाएं, किसी समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर आपका पोजेशन हो या ओनरशिप हो, ऐसे नाउन हमारे पॉसेसिव केस होते हैं। और इनकी पहचान करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये आपके अपोस्ट्रोफी के साथ मिलेंगे, या फिर इनके आगे एस लगा होगा, एस या अपोस्ट्रोफी, ऐसे नाउन के आगे, और ये ओनरशिप या पोजेशन की बात करें। एग्जाम्पल पे, दिस इज शाराज बुक, साराज बुक, ये बुक जो है सारा की, ये बुक बिलोंग करती है शारा को, तो शारा का इस पे ओनरशिप है, पोजेशन है, तो अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पॉसेसिव केस है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं नाउन के ऊपर। तो नाउन को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं कि इसमें से बताइए गिवन स्टेटमेंट में से, सेंटेंस में से नाउन कौन सा है। तो अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द कैट चेज द माउस। अब इसमें देखिए, अब हमने पता है इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हो गए द और माउस। अब इन आर्टिकल्स के बाद हमेशा पता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तो ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, तो नाउन हमने पता लगा लिया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन, ये हमारा क्या हो गया, नाउन, और ये हो गया हमारा चीज वर्ब। ठीक, ये इसका आंसर है। आगे सिंगुलर और प्लूरल, तो ये तो आप बना लेंगे, बुक का बुक्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो ये हमारे क्या हो गए, सिंगुलर, और ये हमारे हो गए प्लूरल। कॉमन और प्रॉपर, अब हमने पढ़ा था, ये आपको मैंने बताया है, कॉमन और प्रॉपर। अगर कोई स्पेसिफिक हो जाए तो वो होता है हमारा प्रॉपर, अगर कोई जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा कॉमन। सिटी, सिटी हमारा इन जनरल होता है। जॉन, ये किसी का नाम है, ये स्पेसिफिक है। कंट्री, हम इन जनरल बात कर रहे हो, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। और टीचर, इन जनरल बात करें तो टीचर भी इसी में आएगा, टीचर, राइट। तो यहाँ पर 3 कॉमन और 1 प्रॉपर। अब पोजेशन, पोजेसिव की बात हो रही है, पोजेसिव नाउन कैसे होते हैं। द हाउस ऑफ द स्मिथ इज बिग। स्मिथ्स, देखिए ये किसी का सरनेम यूज हुआ है नहीं, जैसे हम यूज कर लेते हैं चोपड़ास, राइट, सोलंकीज। तो इस तरीके से जो स्मिथ्स का हाउस है वो बिग है, तो यहाँ पर ये जो बिग है ना, ये बिग जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपका एडजेक्टिव जो है, ये बिग, ये द हाउस, हाउस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और ये हाउस किसका है, किसको बिलोंग कर रहा है, स्मिथ्स का। तो
अब मैंने ही आपको ये सिखाया था पोजेशन क्या होता है, तो स्मिथ्स अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, द स्मिथ्स हाउस इज बिग, राइट। आगे कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवरहेड। देखिए ये कलेक्टिव नाउन की कुछ लिस्ट है, राइट। इस लिस्ट को आपको याद करना है कि सेलेक्टिव नाउन्स, अगर हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्लू ओवरहेड, जो ऊपर कुछ बर्ड्स जो उड़ती हैं उनके ग्रुप को क्या होते हैं, हम फ्लॉक बोलते हैं। लाइवली स्टॉक्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम हर्ड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स के ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप के एक अपना नाम होता है, उसको याद रखना है हम किसको क्या बोलते हैं, राइट। ये जेंडर हो गया नाउन का। ब्रदर जो होता है हमारा मैस्कुलिन, सिस्टर फेमिनिन। डॉक्टर कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। टीचर कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल हो सकता है। नर्स, देखिए एक मिसकंसेप्शन होता है कि नर्स फीमेल होती है, बट नर्स एक हमारा कॉमन जेंडर है, ये मेल भी हो सकते हैं, ये हमारा फीमेल हो सकता है। ये बेसिकली हमारा एक डेजिग्नेशन होता है, राइट। इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नाउन केस। अगर हमें इसमें नाउन का केस करना है, हमारे 3 केसेस हैं, पॉजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट केस। तो किक्ड क्या है, वर्ब। अब किक्ड किसको किया गया होगा, बॉल को, तो बॉल ने यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन को रिसीव किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस बना। और ये किक किसने किया, डूअर कौन है इस किक का, बॉय, ये हमारा सब्जेक्टिव केस बना। आगे चेंज टू प्लूरल, ट्री का ट्रीज, चाइल्ड का चिल्ड्रन, सिटी का सिटीज, माउस का माइस। ये हमारे इनके प्लूरल फॉर्म हो गए। पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, इनका पॉजेसिव हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, ही हैज 3 डैश। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कॉफी, चॉकलेट, टी, बुक्स। अब आप देखिए कॉफी और जो चॉकलेट होता है ना, ये हमारे मटेरियल होते हैं। और हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन में, मटेरियल नाउन में, कि जब भी मटेरियल नाउन होगा इसके आगे नंबर्स यूज नहीं होंगे, ए और एन नहीं होगा, क्योंकि हम इनको सिंगल एंटिटीज में नहीं लिख सकते हैं। तो जब सिंगल एंटिटीज में नहीं लिखेंगे तो हर एक सिंगल एंटिटीज को हम एक साथ इकट्ठा करके प्लूरल बनाते, वो नहीं हो पाएगा। तो या तो ये कंटेनर हो, किसी कॉफी को किसी कंटेनर में रखा जाए, या कॉफी के पैकेट्स हो। चॉकलेट, अब देखो बहुत एक मिसकंसेप्ट कॉन्सेप्ट होता है लोगों में, कंसेप्शन होता है कि ये जो हमारा होता है ना चॉकलेट, ये हमारा, हम इसको शॉप पे बोलते हैं कि हमें चॉकलेट दे दीजिए, हम बार लेते हैं, हम अ बार ऑफ चॉकलेट, जो हम परचेज करते हैं वो एक बार होता है चॉकलेट का। कुछ ऐसा ही देखा होगा आपने, चॉकलेट बहुत सारी चॉकलेट आती है, तो उन चॉकलेट का आपको बार होता है, बार ऑफ चॉकलेट, बार ऑफ, ठीक, ये हमारा बार ऑफ चॉकलेट होता है। तो ये नहीं होगा। टी हमारा मटेरियल होता है, राइट। तो बुक्स इसका सही आंसर होगा। तो ही हैज 3 बुक्स। ओके, शी बॉट अ न्यू, ए आ गया हमारा। तो ए हमारा वीकर फॉर्म होता है 1 की, तो ड्रेसेस तो हो ही नहीं सकता, ड्रेसिंग नहीं हो सकता, ड्रेस नहीं हो सकता, तो ड्रेस ही इसका आंसर है। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है यहाँ पर। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हूबहू ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो एक्सरसाइज और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप ये दोनों अच्छे से फॉलो करते हैं, और साथ ही जो आपको रूल्स पढ़ाए गए हैं उन रूल्स को आप सारा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप नाउन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही हम नाउन के साथ साथ बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं ग्रामर के, सारे कवर करेंगे। अब देखिए, द किंग वॉज एम्बैरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन वाइफ, ठीक है। तो द किंग, जो हमारा यहाँ पर किंग है, ठीक। अब किंग ने क्या यूज किया, द किंग हमारा यहाँ पर नाउन है। अब हमें पता है हम नाउन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक हमारा, हम मिक्स एरर प्रैक्टिस भी करेंगे, उसमें हम ये नहीं बताएंगे नाउन हमें ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढना है, तब हमें पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना होगा। द किंग वॉज एम्बैरेस्ड टू फाइंड प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा क्या आता है, नाउन, नाउन, अगेंस्ट हिज क्वीन, क्वीन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है ना वो एविडेंस में है।
कभी भी एविडेंस जो होता है ना, उसकी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ एविडेंस लिखा जाता है। हम इसको यूज कर सकते हैं पीसेस ऑफ एविडेंस, या आर्टिकल ऑफ एविडेंस, या पार्ट ऑफ एविडेंस। तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, एविडेंस को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, एविडेंस ही रहेगा, एविडेंसेस नहीं होता है। तो एरर हमारे पी पार्ट में, राइट। तो एविडेंस इज अनकाउंटेबल नाउन, सो इट डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। तो इसलिए ऐसे फर्नीचर होता है हमारा, फर्नीचर, हम सबसे ज्यादा इसमें गलती करते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर्स लिख देते हैं, तो यहां पर भी एरर होता है, ये भी हमें ध्यान देना है। ऐसे वर्ड्स को हमें पढ़ना है कि जिनका प्लूरल नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उनका प्लूरल फॉर्म, और यही चीजें हमारी एग्जाम में रिपीट होती हैं, यही गलतियां रिपीट होती हैं जिससे हम क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को जरूर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, ही वेव्ड अस अ गुड बाय, राइट। अब जरा ये बताइए, गुड बाय, राइट, ए आर्टिकल आ गया हमारा, आर्टिकल। एज ही बोर्ड द ट्रेन विच डिसअपियर्ड इनटू द टनल। अब मैं आपसे ये बात करूं, जब आप किसी को गुड बाय करते हो या फिर ग्रीट करते हो, तो वो आपका एक फीलिंग होता है, वो आपका जेस्चर होता है। और हमने पढ़ा है फीलिंग जेस्चर हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम फील कर रहे होते हैं, ये इनको हम सिंगल एंटिटीज में नहीं बताते, दीज ऑल अबाउट द फीलिंग्स। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, दे वेव्ड अस गुड बाय, राइट। रिमूव ए बिफोर गुड बाय। A small parcel of novels is better than none. इसमें एरर बतानी है अब हमें, ठीक है। आपको 5 सेकंड का टाइम है, आप एरर ढूंढिए। अब देखो इस क्वेश्चन में होता क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमारे साथ क्या करता है, हमारे साथ एग्जामिनर दोनों एरर और नो एरर, ये दोनों को मिक्स करता है। तो वो ये नहीं है, अगर किसी में एरर नहीं है तो हमें उसमें एरर जबरदस्ती नहीं फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन ठीक है तो उसको ठीक है। देखिए अ स्मॉल पार्सल, यहाँ पार्सल की बात कर रहे हैं, और उस पार्सल हमारा कॉमन नाउन है, उसके लिए आर्टिकल ए आ गया। ऑफ नोवेल्स, पार्सल किसका है, नोवेल्स का। अब हमारा पार्सल एक, किसी एक पर्टिकुलर वन पार्सल की बात हो रही है, वन पार्सल के लिए हमने इस वर्ब को यूज किया है, इज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। बेटर देन नन, अब हमने कंपेयर किया, एक छोटा पार्सल नोवेल्स का अच्छा है ना, कि अगर नहीं दोगे उससे ज्यादा बेटर है, बेटर देन नन। तो ये हमारा, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपको सेंटेंस को समझना है और देखना है कि जो आपने रूल्स पढ़े हैं, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो सही तरीके से यूज हो रहा है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में या नहीं। अगर कहीं डिफॉल्ट है तो इसका मतलब एरर है, अगर डिफॉल्ट नहीं है तो इसका मतलब वो एरर फ्री है, नो एरर। At the request of the defense attorney, the jury was called and their individual verdicts were recorded. मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन के अंदर कि कुछ कलेक्शंस को और कुछ ग्रुप्स को हम जूरी, राइट, आर्मी, आपने ऐसा कुछ पढ़ा हो तो फ्लॉग, राइट, ये मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। कलेक्टिव नाउन्स अगर हम बात करें सिंगल वन, अगर हम स्पेशली अगर ज्यूरी की बात करें या टीम की बात करें, टीम की भी बात करें, जब ये हमारे एक वन सिंगल यूनिट होके कोई काम करते हैं, जिसके अंदर ज्यूरी के सारे मेंबर्स रेडी हैं जिस बात को लेकर, टीम के सारे प्लेयर्स किसी एक प्लान को लेकर रेडी हों, तो हम उनको एज अ सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, राइट, सिंगुलर होंगे। लेकिन जब ज्यूरी ही डिवाइड हो जाए अपने आप में, अगर सपोज 5 जजेस की कोई ज्यूरी है, वो डिवाइड हो जाए 3 और 2 में, तो यहां पर वो अब सिंगल नहीं रहे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अपनी ओपिनियन है। टीम डिवाइड हो जाए, क्रिकेट टीम हो जाए 6 और 5 में हो जाए, 6 उस प्लान के लिए यस हो, 5 नो, इसका मतलब अब इंडिविजुअल अपने डिसीजन को लेकर, ठीक है, अपने स्टेटमेंट्स को लेकर या किसी एक प्लान को लेकर वो अपनी खुद की एक राय रखते हैं, तो इसमें तब हम इनको एज अ सिंगल काउंट नहीं करेंगे। इस केस में, डिवीजन के केस में, जब डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम प्लूरल मानेंगे। अगर हमारा नाउन और जो हमारा सब्जेक्ट है
अगर वो प्लूरल है उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल होगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, राइट। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं, जो सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर उसके साथ वर्ब होगी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो उसके साथ वर्ब होगी प्लूरल। अगर डिवीजन का केस हो रहा है यहाँ पर ज्यूरी और टीम को लेकर, तो हमारा जो सब्जेक्ट है अब वो प्लूरल हो गया है, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। अगर वो सिंगल माइंडेड होके एक डिसीजन लेते हैं, अपने आप को सिंगली रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक डिसीजन पे, किसी एक प्लान पे, तो हम उनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो ज्यूरी है, डिफेंस अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पे जो हमारी जो ज्यूरी है उसको बुलाया गया और उनके इंडिविजुअली वर्डिक्ट्स रिकॉर्ड किए गए। एंड देयर, कैसे पता चलेगा? देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स, यानी ज्यूरी के हर एक मेंबर के वर्डिक्ट्स को रिकॉर्ड करा गया। तो ज्यूरी यहाँ पर प्लूरल है, सो देयर वर कॉल्ड, उनको बुलाया गया। एरर यहाँ पर थी। तो ज्यूरी जो है हमारे यहाँ पर प्लूरल है, हर जगह प्लूरल नहीं होगा। हमें ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ड का प्लेसमेंट किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पर वर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो उनके वर्डिक्ट्स हैं उनको इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 day वीक। देखिए 5 day वीक, अगर आप एक दिन जाते हो तो अ डे वीक होता, अगर आप 2 दिन जाते हो तो 2 days होता, प्लूरल। यहाँ तो बहुत जल्दी हमने पकड़ लिया इसको, 5 more than 1 प्लूरल, तो यहाँ पर इसको डेज हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस एज द वाइस वुड से। अब ये ऐसी प्रोवर्ब है, ऐसा कथन है, ऐसा मुहावरा है जो आपने ज्यादातर सुना है और अप्लाई भी किया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओन्स यहाँ पर कोई सेंस नहीं आएगा, विंस द रेस, राइट। तो ये खैर आप इसको, आपने अगर ये सुना है, समझा है और इसको आप खुद भी देखेंगे तो यहाँ पर ओन्स का कोई सेंस नहीं बनता है, विंस आएगा। A time slot of 15 minutes are allowed to each speaker। अभी किसी डिबेट कंपटीशन की बात हो रही है। अब इसको मैं देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक तो हमारा इसमें अगर हम नाउन ढूंढ लें 15 मिनट्स, ये हमारा नाउन है। मैंने बात करा था कि जब भी आपके जो नाउन होते हैं या जो आपका टाइम है, टाइम को आप मेजर नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी मेजरिंग यूनिट्स में देखोगे तब आप उसको मेजर कर पाओगे, मिनट्स में, सेकंड्स में। तो टाइम को आप उनकी मेजरिंग यूनिट्स में मेजर कर रहे हो। तो ये यहाँ पर मिनट्स ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, और 15 है तो ये प्लूरल आ गया, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब मिनट्स है तो आर होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो वर्ब है। दिक्कत है क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है। अगर यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ है तो इस प्रीपोजिशन अकेले नहीं आती है, प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन लाती है। इसका नाउन ढूंढेंगे तो नाउन इसका हमें ये मिलेगा 15 मिनट्स, ये इसका नाउन हो गया। अगर ये इसका नाउन हो गया तो अब इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब इस वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए। इस वर्ब की सब्जेक्ट ये है अ टाइम स्लॉट, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है अ टाइम स्लॉट। किसी टाइम स्लॉट के बारे में बात करें और वो टाइम स्लॉट हमारा इंडिविजुअल है, एक है। अब मान लीजिए कोई 3 घंटे की डिबेट हो रही है, टाइम हमारा क्या है 3 आवर्स, और हम हर एक स्पीकर को 15-15 मिनट का टाइम स्लॉट इंडिविजुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम एक टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन 15 मिनट्स है, ऐसे हमारे बहुत सारे टाइम स्लॉट्स हैं, तो हम पर्टिकुलर सिंगल टाइम स्लॉट की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंगल टाइम स्लॉट की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वर्ब सिंगुलर है तो आर का काउंटर पार्ट क्या होता है? इज। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। So R should be changed to is to its the correct sentence as time slot of 15 minutes is taken as a singular noun. Okay.
माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। यहाँ ये बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉज, सन इन लॉज। अब देखिए जब भी यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज ये हमारा नाउन है। अगर ये हमारा नाउन है, क्योंकि फ्रेंड, माई, ये हमारे नाउन नहीं बनेंगे, यही हमारा नाउन बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब है, ये हैव कम, ठीक है। अब हैव देखिए, हैव हमारा प्लूरल के लिए यूज होती है, ठीक है, ये प्लूरल है। जब भी ऐसे सेंटेंस या ऐसे नाउन होते हैं, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या मैं ये कह दूं सिस्टर इन लॉ, इस कंडीशन में इनको जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो यहां नहीं लगेगा एस, यहां नहीं लगता है, यहां एस लगेगा। इनका प्लूरल फॉर्म ये होगा, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ब्रदर्स और सिस्टर्स इन लॉ, राइट। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर डॉटर इन लॉ में एरर है, बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए डॉटर्स इन लॉ। तो यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा डॉटर्स इन लॉ, ओके। So जब भी हम, the plural of daughter-in-law is daughters-in-law, so we will change daughter-in-laws to daughters-in-law to correct the sentence. The writer of this poetry is Wordsworth. ये हमारे इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर्स रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पोएट्री और पोएम ये देखना है, ठीक है। अब इंग्लिश में बहुत सारी राइटिंग्स होती हैं, कुछ उन राइटिंग्स को हमने अलग अलग करा हुआ है, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, लाइक स्टोरी, आर्टिकल, पोएम, इन सब पे हमने राइट, प्ले, ड्रामा, राइट। तो राइटिंग्स को हमने अलग कर दिया। अब पोएम क्या होती है, पोएम क्या होती है, कुछ हमारी ऐसी राइटिंग्स जो किसी भाव को, जो किसी फील को जो सेंस कराते हैं, राइट, जिसमें कोई एसेंस होता है, और वो हमारे एक राइटिंग हो गई, ऐसी हमारी दूसरी राइटिंग होगी, इन सब के इनको हमने कॉमनली बोला पोएम। बट पोएट्री क्या है, पोएट्री एक एब्स्ट्रैक्ट है। आप पोएट्री, आप पोएम को जो फील करते हो, राइट, उसको जो आपने सेंस किया है, वो पोएट्री है। और पोएम क्या है, वो राइटिंग है। तो बेसिकली पोएट्री हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, राइट। पोएट्री आप फील कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, आप लिखते पोएम हो, और पोएम से आपको पोएट्री फील होती है, राइट। जैसे लिरिक्स लिखे आपने, उससे आपको सॉन्ग, म्यूजिक, जब ये सब कंपोज होता है तब आपके पास जो एक सॉन्ग निकल के आता है, आप उसको फील करते हो, राइट। लिरिक्स, लिरिक्स जो लिखे जाते हैं, जब आप उनको एक स्पेशल ऑर्डर में गाओगे, एक ट्यून में गाओगे, तब आप उसको फील करोगे। तो यहाँ पर ऐसे ही पोएम है, पोएम के बाद जो सेंस निकलता है उसको हम पोएट्री कहते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर पोएट्री आए या कुछ और ऐसा वर्ड आए जिसको आप फील और सेंस कर रहे हो, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो राइटर जो होता है वो पोएट्री का कभी नहीं होता, राइटर हमेशा पोएम का होता है। तो यहाँ पर एरर ही है, तो यहाँ पर पोएम आएगा। पोएट्री शुड बी चेंज टू पोम टू करेक्ट द सेंटेंस। वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड। अब देखिए, मैं अगर किसी ग्रुप की बात करूं, उस ग्रुप में मान लीजिए 10 यूनिट है या 10 असिस्टेंट है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें असिस्टेंट से। अब इसमें से मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं वन, उसमें से एक को अलग लगाऊंगा, वन ऑफ दी। अब किसके बारे में बात कर रहा हूं, असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि 10 है, तो असिस्टेंट, असिस्टेंट्स होगा ना यहाँ पर, क्योंकि असिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि आपने उनमें से किसी एक के बारे में बात करी, तो उसके पास जिस जिस स्पीकर के, जो स्पीकर ये बात कर रहा है, उसके पास और भी ज्यादा असिस्टेंट्स रहे होंगे, उनमें से जिस एक के बारे में बात हो रही है उसका नाम अल्फ्रेड है। तो यहाँ पर असिस्टेंट नहीं होगा, जब भी वन ऑफ के बाद आया है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन में आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, इनको आपको नोट डाउन करना है,
पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में रिपीट होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, असिस्टेंट है, राइट। देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर, देयर ऑल नहीं होता है। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर वर्ब आई है, वर्ब कैसी है, प्लूरल है, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बिलोंगिंग्स हो गए, तो ये हो गया ऑल देयर बिलोंगिंग्स, ऑल देयर बिलोंगिंग्स, तो ऑल हमारा क्वांटिफायर हो गया, तो ऑल देयर बिलोंगिंग्स होगा, तो ऑल देयर टू द करेक्ट आंसर, तो देयर ऑल को आप चेंज कर देंगे ऑल देयर में टू करेक्ट द आंसर। द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। अब देखिए मेमोरेंडा जो होता है हमारा, इसको होता है ज्ञापन, और ऐसे ही हमारे जो मेमोरेंडा होता है ये हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, राइट। मेमोरेंडम होता है जो हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, तो मेमोरेंडा उसका प्लूरल फॉर्म होता है। अगर ये प्लूरल फॉर्म है हमारा, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, तो वर्ब भी प्लूरल तो है, ये भी प्लूरल है। और ऑन द टेबल ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, नाउन हमारा टेबल हो गया, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया इस वाले प्रीपोजिशन का, तो ये हमारा करेक्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नाउन सीखा और नाउन से जुड़े हुए हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे। अब आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील। अब देखिए यहाँ पेरेंट्स की बात हो रही है, अगर पेरेंट की बात हो रही होती तो ये ठीक था, या तो वो मम्मी की परमिशन ले या फादर की परमिशन ले, लेकिन दोनों की परमिशन की बात हो रही है, तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, हैज सिंगुलर होता है, हैज जो होता है हमारा ये सिंगुलर होता है, और जो हमारा हैव होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए पेरेंट है, पेरेंट्स है, ये हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, पर यहाँ पर अब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हैव। ओके ओके स्टूडेंट, इसके बाद अभी हम दूसरा टॉपिक करेंगे। थैंक यू।